नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे सीजीपीएससी के इंटरव्यू की घोषणा हो चुकी है, तो इंटरव्यू की घोषणा के बाद डायलॉग मंच के द्वारा मॉक कराने का निर्णय लिया गया है। तो डायलॉग मंच के मॉक निर्णय करने से पहले हमने एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रखा है, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आज हमारे जो पहले पर्सनैलिटी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं श्री विजय कुमार गुप्ता जी। आप रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। आपने 2012 तक 1979 में ज्वाइन किया था और 2012 तक इंडियन ट्रेड सर्विस में आपने कार्य किया। उसके अलावा अगर हम सर की बात करें तो 2013 से 2014 यानी कि करीब एक साल आप ट्रेड एडवाइजर भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इथोपिया के। और सर ने 2015 से 2018 तक इम्पैक्ट टाइम में एज ए एडिटर कार्य किया। इसके बाद सर सुप्रीम कोर्ट में भी पैनलिस्ट रहे, और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो एक एडवोकेट के रूप में पैनलिस्ट रहे, और प्रेजेंट में काफी संस्थाओं से जुड़कर समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। और काफी सारे मॉक कई संस्थाएं हैं जो आईएएस के लिए भी कार्य कर रही है, इसके अलावा अलग अलग स्टेट के लिए कार्य कर रही हैं। उसमें काफी विद्यार्थियों को, एस्पिरेंट्स को मॉक के माध्यम से सर ने गाइड किया है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, ये हमने प्रोग्राम पूरा विद्यार्थियों के लिए जिनका भी मेंस निकला है और वो इंटरव्यू देने वाले हैं अभी अक्टूबर में ही सर, तो उनके लिए सर एक जर्नली हमने कन्वर्सेशन रखने का निर्णय लिया है, और आपने हमें समय दिया, इसका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच। एक बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपको तो एक बड़ा अनुभव रहा है, सिविल सर्विस में आप रहे भी हैं, इसके अलावा आपने सैकड़ों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, इंटरव्यू के अंदर जो एक्सपीरियंस जाता है उसकी क्या बोर्ड की डिमांड क्या होती है, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट यही समझ पाता कि मुझे किस तरह से जाके प्लेस होना है, उनकी डिमांड क्या है, वो मेरा कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं या मेरा नॉलेज लेवल चेक करना चाहते हैं। थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि बोर्ड की डिमांड क्या होती है सर। ऐसा है जी, पहले तो मैं सबको कैंडिडेट्स को मुबारक दूंगा जिन्होंने इतनी बड़ी हर्डल पार करके अभी रिटर्न पास कर लिया है, क्योंकि जो मेन हर्डल है वो तो आप दूर कर चुके हैं। इसका मतलब आप में काफी क्षमता थी जो इतने कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ के आप 98-99 परसेंटाइल में आए। उसके बाद आप ये देखें कि अब आपके अंदर जनरल नॉलेज आपकी टेस्ट हो चुकी है, आप गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल है। ओनली थिंग इज कि इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी भी जज करनी है, सो डैट कि जब आप काम करेंगे तो आप एज एक्सपर्ट काम नहीं कर रहे, आप एज ए ब्यूरोक्रेट डिफरेंट जगह आपकी प्लेसमेंट होगी, और वहाँ अलग अलग तरह का काम होगा जो आपको ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकी वो काम, उस काम के लिए आपकी क्या क्वालिटी चाहिए एक जनरल, आप ही बताइए कि आप जब घर में या कोई भी काम करते हैं तो किसी को अगर कोई भी नियुक्ति चाहते हैं तो उनकी आप बेसिक आकांक्षाएं होती हैं कि सबकी एक तो मेंटली अलर्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो आप घर का चौकीदार भी किसी को नहीं रखेंगे, और सरकार आपको इतनी सीनियर पोजीशन दे रही है। तो आपकी मेंटल अलर्टनेस, इंटेग्रिटी, आप देखें कि अगर आपने अपनी कंपनी में कहीं बंदा रखना है, कोई रखना है, और जिसको आपने अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस देनी है, क्योंकि सरकार में एक बार आने के बाद निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और सरकार के पास इतना वो नहीं है कि इतना पैसा खर्च करके, एफर्ट करके आपको अपॉइंट करती है, तो सरकार चाहती है कि आप आगे तक जाएंगे। तो इसलिए आपकी जो क्वालिटीज हैं जो एक आम एम्प्लॉयर को चाहिए वही है। क्या है? इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपकी इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। आप कोई किसी तरीके की लॉयल्टी में डाउट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी लॉयल टू योर बॉस, लॉयल टू द गवर्नमेंट। यहाँ बॉस तो कोई पर्सनल नहीं है, सरकार है, तो यू शुड बी लॉयल टू द गवर्नमेंट। फिर आपके पास क्लियर लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि आप हर सिचुएशन में, आपको तो कोई गाइड नहीं करेगा, पावर्स के अंदर आपको कोई गाइड नहीं करेगा। फिर सेकेंडली, जैसे समाज में विभिन्नता है, छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी बहुत विभिन्नता है, ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल, सिटी वाले, सबको समन्वय आपने करना है, क्योंकि कल को आपकी सिटी में पोस्टिंग होएगी, ट्राइब एरिया में हो सकती है, दूसरी जगह हो सकती है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप रहते हैं, जिनकी अलग सेंसिटिविटीज है। तो आपको उनके अनुरूप ढालना आना चाहिए अपने आप को, कि आप ढल सकते हैं कि नहीं, एसिमिलेट कर सकते हैं कि हर सिचुएशन में आप एकोमोडेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपका व्यवहार शहर में होगा, जो कानून व्यवस्था, आप उसको गांव में या ट्राइबल एरिया में नहीं उस तरीके से चला सकेंगे। कानून तो वही रहेगा,
लेकिन आपका व्यवहार जो होगा बहुत अलग तरीके की उम्मीद होगी। और आपके पास जो है कुछ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है उसके कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं जी। आपके इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है, उसको जनरल अवेयरनेस भी होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है। जो भी एक पढ़े लिखे, एक सरकारी, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को ये जानकारी डिटेल में नहीं होगी आपको, लेकिन होनी तो चाहिए क्या हो रहा है संसार में और छत्तीसगढ़ के आसपास क्या हो रहा है। जी। तो ये सारी जानकारी चाहिए। क्या इसके लिए आपके कान खड़े हैं, क्या आपकी आंखें खुली हैं, ये भी देखेंगे। फिर क्या होता है कि आप इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दूसरों से जुड़ी हुई हैं, आप डिपेंडेंट, आप अकेले इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड नहीं। आज तो सर हम तो विश्व वसुधैव कुटुंबकम हजारों साल से कह रहे हैं, पर अब तो ये ग्लोबल विलेज है। तो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या दूसरी कई तरह की कंडीशंस हैं वो जुड़ी हुई हैं। जैसे मान लिया ये अब हमारे यहाँ कोरोना का प्रकोप हुआ, तो कोरोना से सारा संसार व्यथित हुआ, तो आप भी हुए। आपको भी उस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में जब तक नहीं आया तब तक आप नहीं करेंगे, तो नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि पास की स्टेट में हो गया, देश में क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और आप इस देश के जिम्मेवार अफसर हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें होंगी जो आपको चाहिए। फिर आपने सिचुएशन इतनी होती हैं कि आप उसके ऊपर हर एक के ऊपर कोई लिखा पढ़ी या पूरा आपके रिटर्न गाइडलाइन नहीं हो सकती। मान लिया एक फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, अब आपको गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, आप इसमें तो नहीं पढ़ सकते। तो देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है। अगर उन्होंने सड़क घेर ली है तो आप शहर में जैसे कि 10 पढ़े लिखे लोगों ने सड़क घेर लिया, उनको डंडा मार के, उनको कानून बता के कि हम अरेस्ट कर लेंगे, उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि गांव की परिस्थिति में सड़क में क्या करना है, जहाँ की कोई लॉजिक अप्लाई करेगा नहीं करेगा और एकदम आ जाएंगे लोग, इकट्ठे होके आ जाएंगे, वायलेंस हो जाएगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप देख ही रहे हैं कि जैसे कल लखीमपुर खेरी में हुआ है 2 दिन पहले, क्योंकि ये राजनीतिक विषय बन चुका है, 3 स्टेट के चीफ मिनिस्टर जा चुके हैं, तो आप पूरा आपको अपना टैक्ट भी लगाना पड़ेगा कानून के हिसाब से। तो आप एकदम कुछ करेंगे तो मामला भड़क जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो है सिचुएशन जैसे दिखती है वैसी है नहीं। जी सर। सेकंडली, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले कहा था कि अगर कोई FIR हो जाती है लॉज तो आप अरेस्ट नहीं कर लेंगे उसी बात पे। दूसरी बात, कल सुप्रीम कोर्ट कहती है अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शन है इन सबको और अपनी जजमेंट के हिसाब से करना है, और अपनी जान भी बचानी है और अपनी काम भी करना है, निशाना भी लगाना है, परिंदे को बचाना भी है। तो ये सब आपको ये सारी बातें जो हैं ये आपकी पर्सनैलिटी से पता लगेंगी, टेस्ट से पता लगेंगी, आपके सिचुएशनल क्वेश्चन वगैरह आंसर पूछने से पता लगेगी। अब इनको एक बार में कहीं लिखा तो जा नहीं सकता। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप आम विद्यार्थी नहीं है, आम कैंडिडेट नहीं है, आपको इतने टफ कंपटीशन के बाद चुना गया है, तो दम तो है। और 5 में से 2 तो आप में से सिलेक्ट होने वाले, और 2 यहाँ सिलेक्ट होंगे, कई और बाकी जगह भी होंगे, यही तो लास्ट नहीं है ना। तो भगवान जो है उसको क्या मंजूर है आपके, उसको पता नहीं। अब्दुल कलाम एयरफोर्स के लिए रिजेक्ट हो गए थे, उनको बाद में प्रेसिडेंट बनना था देश का। तो इसलिए ये कोई फाइनल इंटरव्यू नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली जाइए, पीसफुली जाइए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। क्योंकि अब मैं आपको कहूँगा भगवान का नाम लेके जाइए तो वो कहेंगे प्रोबेबली जो हमारी आज है कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, लेकिन ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करके जाइए, प्राणायाम करके जाइए, मैं ये कहूँगा। क्योंकि आफ्टर ऑल कोई ना कोई फोर्स तो है ही ना जो डिटरमाइन करती है हमारे एक्शंस को। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो रही इंटरव्यू में। वही लोग बैठे हैं जो 25-30 साल पहले खुद बेचारे इसी तरीके से स्ट्रगल करके आए। कोई तो बिल्कुल नीचे से आए होंगे, आप तो डायरेक्ट एग्जाम पास करके आए, कोई नीचे से प्रमोशन होके आए होंगे, आपसे खराब सिचुएशन में आए हुए हैं,
आपके लिए तो आज बहुत अच्छी सिचुएशन, कोचिंग ये सब कुछ है। जिस समय हम compete कर रहे थे ना तो हमें छुट्टियां ले सकते थे, हम कहीं भी नौकरी कर रहे थे कि रोजी रोटी कमानी थी, ना ही हमारे पास ये फैसिलिटी कोचिंग थी। जो कोचिंग थी अगर एक आधी जगह वहां जाने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहां जो बैठे हुए हैं वो भी आपके पेरेंट्स की तरह ही लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जिंदगी में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा किया हुआ है और वो जानते हैं कि आप कहाँ से आए। तो इसलिए ऐसा इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली जाइए, फेस करिए। जी देखिए, बड़ा सुंदर, देखिए दोस्तों सर ने बहुत अच्छे से बताया कि कॉन्फिडेंट मायने करता है और ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। जितना आप इसको लाइट रखेंगे दिमाग को, माइंड को कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। आप कॉन्फिडेंट आपको रखना है और पूरे विश्वास के साथ जाइए, आपका अचीवमेंट आपके पास में होगा। सर आपने कई बार एक शब्द यूज किया, पर्सनैलिटी। ये बड़ा बहुत सिंपल, सब लोग समझते हैं पर्सनैलिटी का अर्थ क्या होता है क्या होता है, लेकिन मैं एक बात करूं कि एक सिविल सर्वेंट की हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो किस तरह की अपेक्षा हम करें कि उसको, कई बार एस्पिरेंट ये भी कंफ्यूज रहता है कि सर मजाक करें, अगर वहां पे हंसाया जाए, मान ली कई बार क्या होता है कि चेयरमैन साहब हैं या बोर्ड में कोई मेंबर हैं, वो कोई मजाक कर देते हैं, कटाक्ष कर देते हैं, तो उसमें हंसना चाहिए नहीं चाहिए। ये छोटी बातें भी कई बार एस्पिरेंट्स को बड़ा तकलीफ या बड़ा परेशान कर जाती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो पर्सनैलिटी के बारे में सर बात करें, जैसे कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर लेके चलें सर? देखिए, पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप फिल्म स्टार दिखें। पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आप देखें कि पर्सनैलिटी सबकी डिफरेंट है। आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पर्सनैलिटी देखें, वो डिफरेंट है, और आपके प्रेसिडेंट की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, जो इसको आप कह रहे हो देखने। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए पर्सनैलिटी में। दूसरी बात, पॉजिटिव एटीट्यूड होकर होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास बैलेंस होना चाहिए। आप किसी को, एक न्यूज आपने टीवी में देख लिया है तो आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन बना लें, एक वीडियो देख लिया, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो अच्छा इंसिडेंटली इस बारे में ये कहूंगा कि कम से कम जब तक आपने एग्जाम देना है, वैसे भी लाइफ में, ये सोशल मीडिया से तो थोड़ी दूरी बनाई रखें, क्योंकि ये आपको नेगेटिविटी ज्यादा देता है, एनर्जी आपकी ज्यादा लेता है। जब आपके पास, आपको पता नहीं लग रहा इस समय आपकी एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है सोशल मीडिया, क्योंकि आपके पास काफी एनर्जी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप एक दिन दो दिन छोड़ के देखें, आप देखोगे कि आप दूसरे काम बड़े अच्छे कर सकते। क्योंकि ये जो टीवी की हाईलाइट्स हैं, दैट इज वाई मैं टीवी आपको देखना, यही सलाह दूंगा कि दूरदर्शन देखें, संसद देखें, क्योंकि ये टीवी जो है सेंसेशनलिज्म न्यूज देंगे, ब्रेकिंग न्यूज देंगे दूसरे, क्योंकि उनको तो टीआरपी लेनी है, पैसा कमाना है, उनको आपका भला नहीं करना है और किसान का भला नहीं करना है। और उन चार जो मर गए हैं, मॉब लिंचिंग हो गई, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। उनको हुआ एक बार पता चल गया, आपको एक बार न्यूज से कह दीजिए ना, न्यूज़पेपर से पता चल जाता है आपको जी। तो पर्सनैलिटी जहां तक आप कह रहे हैं कि यही है कि आपको आत्मविश्वास है अपने ऊपर, आप ईमानदार हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर। मैं मान लिया आपसे पूछ लेता हूं कि जो रिजर्वेशन के इशू के ऊपर पूछ लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, परसों कहा है कि भाई ये रिजर्वेशन जो है 8 लाख की जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दी गई है, वो किस बेस पे दी गई है? क्योंकि बिहार की तो जीडीपी 40,000 रुपया है और वहां की 4 लाख है गोवा की। तो आपको बैलेंस व्यू में रिप्लाई देना है, आपको बैलेंस बना के चल, क्योंकि आपको जज किया जा रहा है इस समय, आपको जज किया जा रहा है। अब वुमेन रिजर्वेशन चीफ जस्टिस ने तो कह दिया 50% होना चाहिए। अब आपको देखना है कि वो तो चीफ जस्टिस है जिसने करना था और नहीं किया, और वो कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट नहीं करना था, और तो कोई गवर्नमेंट तो इंटरफेयर नहीं करती जुडिशियल सिलेक्शन। लेकिन अगर आप भी यही कहेंगे हाँ जी 50% होना चाहिए, फिर आपके पास रीजन होने चाहिए कि आपको बैलेंस भी रखना चाहिए। जो आपने बात कही निपुण जी की हंसी मजाक कहीं हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। देखिए इंटरव्यू में वो आपके फ्रेंड नहीं है, ध्यान रखिए, दे आर फ्रेंडली, बट इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर फ्रेंडली नहीं होते। आपको एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के रखना है जी, ठीक है। तो आपको अगर वो मजाक करते हैं थोड़ा सा स्माइल दे सकते हैं, हाँ हाँ वगैरह, वो उनको राइट है, आपको नहीं है। क्योंकि आपको बैलेंस पर्सनैलिटी ये नहीं होती कि आप
दूसरों वहां जाके इस तरीके से करें, दिस इज नॉट देयर, दे आर, यू आर बीइंग जज्ड। सेकेंडली, आपको बिल्कुल स्टिफ भी नहीं रहना है कि आप तो ऐसे बैठे हुए हैं स्टिफ होके, ऐसा तो कोई बात नहीं है। आप क्यों रहेंगे ऐसा? आप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, यू आर एंजॉइंग दैट जोक अगर कहा है या कोई क्वेश्चन पूछा अगर आपके ऊपर भी कहा है तो वो नर्वस भी नहीं होना है और आपकी एनर्जी लेवल लो नहीं होना है जी, ठीक है ना। तो आपको जब बैठते टाइम, जैसे पर्सनैलिटी है तो आप बैठते टाइम आप देखोगे कि आपके सामने भी कोई अगर झुक के बैठता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, या ऐसे बैठता है स्लाउच करके आपको अच्छा नहीं लगता। हाँ, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर बैठेंगे क्योंकि वो एज ग्रुप ज्यादा है और उनका तो कुछ वो नहीं हो रहे। आपको जरा ध्यान रखना है कि सीधे बैठे, कॉन्फिडेंट बैठे और एज फार एज पॉसिबल हाथ नीचे रहें तो अच्छा है, ताकि दिखे नहीं, और कंफर्टेबली बैठे। आप कंफर्टेबल हो जाएं जब जाते हैं। एंट्री के टाइम भी आपको दरवाजा बंद करें, अगर दरवाजा है तो दरवाजा बंद करके जाएं, धीरे धीरे आराम से सबको नमस्ते करें, सबकी तरफ देखें। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात बोर्ड, इंटरव्यू बोर्ड में मेरा जो अनुभव है वो यही है कि पता नहीं क्यों जी कि लोग एक जैसे एक मेंबर से बात, मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक टाइम पे सारे मेंबर तो पूछेंगे नहीं, पर कैंडिडेट सब पे आई नहीं देखते हैं, आई कांटेक्ट नहीं रखते। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि आप यू आर एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं बाकी को, बाकी आपको देख रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं, तो आप नजर घुमा लीजिए। इंसिडेंटली मैं वीपी मेनन मेमोरियल डे, वीपी मेनन का बर्थडे गया 30 सितंबर को, तो उस अपनी इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में वीपी मेनन राइट्स कि जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930, 31, 32 तो तीनों में गए थे। महात्मा गांधी तो एक में 32 में गए थे, कांग्रेस बाइकआउट किया था, लेकिन वो तीनों में गए। जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो क्लर्क थे, ओनली बिकॉज ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो पीछे उन्होंने अपने ब्रिटिशर्स ने रखा था काम के लिए, क्योंकि उनकी मेमोरी और ये सब बहुत शार्प था, टाइपिंग बहुत अच्छी थी। तो उनको सलील के राजा ने एडवाइस किया कि जब आप अंग्रेजों से बात करते हो तो आप आंख में आंख डाल के बात जी, क्योंकि अदरवाइज वो सीरियसली नहीं लेंगे, बिकॉज द वीपी मेनन वाज इंटेलिजेंट फेलो, ही हैड डन हिज हार्ड वर्क, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है आंख से आंख, तो इसलिए जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप जिस भी मेंबर से बात कर रहे हो आंख में आंख डाल के बात करें, ये तो कॉन्फिडेंस की निशानी है। आप बदतमीजी नहीं। अच्छा, इंसिडेंटली मुझे याद आता है जब मोदी जी से पूछा गया एक इंटरव्यू में, 14 से पहले प्राइम मिनिस्टर जब नहीं इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनसे एंकर ने पूछा कि आपको तो अमेरिका ने वीजा नहीं दिया है, नहीं दिया था, तो अब जब आप मिलेंगे, अगर आप बन गए प्राइम मिनिस्टर तो आप मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा अमेरिका नहीं, किसी भी देश का होगा तो मैं अपने देश के हित के लिए सब कुछ करूंगा, मेरी पर्सनल ईगो नहीं है। दूसरी बात कि हाँ, मैं आंख में आंख डाल के बात करूंगा, बराबरी पे बात करूंगा, ना तो आंख ऊपर करके करूंगा ना नीचे करके करूंगा, मतलब ना तो मैं किसी से झुकूंगा ना किसी को झुकाने की कोशिश करूँ। तो आपका यही एक बैलेंस पर्सनैलिटी यही है कि आप आंख में आंख डाल के बात करें, कॉन्फिडेंटली बात करें, ना तो नीचे देखें ना ऊपर देखें, एनर्जी लेवल आपका बनाएं। बिल्कुल, बड़ा शानदार साहब ने बातें बोली कि पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस मायने करता है। और एक बड़ी बात ये तो मैंने भी सर नोट किया, कई मॉक में जब मैं बैठता हूँ तो कई बार चेयरमैन ने क्वेश्चन पूछा तो चेयरमैन को लगातार देख रहे हैं, बाकियों को लुक नहीं दे रहे हैं। इंटरव्यू बोर्ड के सामने, ना कि चेयरमैन के सामने, किसी एक मेंबर के सामने, हमें सबको एड्रेस फोकस, जो प्रश्न पूछा गया है वहां पर ज्यादा फोकस करें, बाकी अदर पर्सन को कि मैं आपको भी कंसीडर कर रहा हूँ, मैं आपको भी एड्रेस कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा सर आपने बोला। नहीं, ये तो मीटिंग में भी आप जब सोशल सर्कल में भी 5 लोगों में खड़े हैं तो आप एक से बात कर रहे हैं, दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे तो वो बोर हो जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम एक अच्छी पर्सनैलिटी के गुण तो है जी। सर एक प्रश्न और मेरे, अभी जब ये बात पे चल रही थी, प्रश्न वाली बात पड़ी कि अक्सर एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछा गया और कोई फैक्चुअल है या कोई भी प्रश्न पूछा गया तो उत्तर नहीं दे पाता, तो उत्तर ना दे पाने की स्थिति में क्या होता है, थोड़ा असहज महसूस करने लगता है कि मैं तो लगातार 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया, मेरा इंटरव्यू खराब जा रहा है, अब मेरा इंटरव्यू गलत हो जाएगा, मुझे मार्क्स कम मिलेंगे। तो क्या इसमें, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए सर? व्यक्ति को सॉरी बोलना चाहिए या बार बार कुछ अलग सेंटेंस बोलना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए साहब, 2 तरह के इंटरव्यू हैं। एक तो आपका एक्सपर्ट का इंटरव्यू, मान लिया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं
और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है, उसमें तो नेगेटिव बात होगी अगर आपको 10 में से 6 क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। लेकिन आप अभी किसी चीज के एक्सपर्ट तो हैं नहीं, आप तो जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल, पब्लिक सर्विस कमीशन तो जर्नलिस्ट ले रही है, उन्होंने आपको तैयार करना है ट्रेनिंग दे, तो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आते हैं और जनरल नॉलेज आपका टेस्ट हो चुका, पूरी नॉलेज का टेस्ट जो उन्होंने लेना था उन्होंने ले लिया है जी। फिर सेकेंडली, कोई दुनिया में ऐसा आदमी है जिसको सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किसी को भी नहीं आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि आपके पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि आप दुनिया भर का कचरा इकट्ठा करो और उसको उगलो, वो तो फिर रटाफिकेशन हो गया, वो तो आपकी बात नहीं बनी। आपको नहीं आते हैं, आप सोचिए 1 सेकंड के लिए, फिर सोचिए सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट, I have read it, but I have not studied it. I am not aware of it, sir. I am sorry, sir. आप लेकिन ईमानदार रहिए, आप उनको घुमाइए नहीं कि आप उनको उनके मतलब आपकी ये होना चाहिए, गेस वर्क नहीं करिए आप। अगर गेस वर्क करना है, मान लिया मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, ठीक है, तो मैं अब छत्तीसगढ़ के बारे में से पूछा तो मैं वहाँ के क्या फेमस जगह है कुछ कहूंगा, तो मैं कुछ भी एक दादा याद आ गया कह दूंगा, तो वो ठीक नहीं है, और वो निकलेगा कि छत्तीसगढ़ का ना होके वो निकल गया मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो आप उस तरह गलत नहीं दीजिए, मिसलीड नहीं कर दीजिए, सर आई एम सॉरी सर, आई हैव नॉट स्टडीड इट, या आई एम अनेबल टू रिकॉल इट। तो आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी इसी में है कि आप भूल भुलैया में नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल उन्होंने दुनिया देखी है, ठीक है ना। आप भी अपने कोई एम्प्लॉय करते हो, 2 आदमी भी कोई छोटा सा काम करते हो, तो आप उसमें नहीं चाहते कि आपका जो काम करने वाला है कोई ऐसे आपको मिसलीड करे। तो सिमिलरली गवर्नमेंट में तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर, सिचुएशन कुछ सर बड़ा अच्छा से आपने बताया, और अगर पता नहीं है तो आप बड़े पोलाइटली 1-2 सेकंड का पॉज लीजिए, लगे कि आप थिंक कर रहे हैं, सॉरी बोलिए, सॉरी राज कि सर मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे मेमोरी में नहीं आ पा रहा है, इस तरह से बोलिए, बड़ा अच्छा रहा सर। एक प्रश्न मैं लास्ट आपसे करना चाहूंगा सर, कि कुछ सिचुएशनल, पहले तो ये ऐड करना चाहूंगा, मान लिया आपको एकदम आपने पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा, तो आप कहिए सर गिव मी shall I take 2 seconds 3 seconds to recall, क्यों कई बार आपने पढ़ा होता है, आपको एकदम नहीं याद आता, क्योंकि अब जैसे अभी हमें भी हैं बहुत सारी बातें याद नहीं आ रही जो आपसे करनी थी, जी कर सकता हूँ, नहीं याद आ रही, तो आप टाइम ले सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई मुश्किल नहीं है, बट आपकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी इज बीइंग जज्ड, गेस वर्क नहीं करिए। गेस अगर आपने करना है, आपको लगता है, तो आप उनसे पूछ लीजिए, सर कैन आई गेस, I've read it, I have forgotten it, but if you permit me, I can guess. ठीक है, otherwise नहीं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा तरीका है सर, इसको अपनी बात को रखना है, बड़ी ऑनेस्टी के साथ रहना है, जितना ऑनेस्टी से रहेंगे उतना ही अच्छा आपको बोर्ड के ऊपर इंप्रेशन रहेगा। सर एक प्रश्न और, इसमें भी एस्पिरेंट्स जो होते हैं कि चलिए डैप पे अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, या और हम लोग बात करेंगे हम सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर कई बार क्या होता है, कुछ असहज हो जाते हैं, क्योंकि वर्क प्रोफाइल का पता नहीं है, मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर आपको बनना है और बोल दिया डिप्टी कलेक्टर आपको बना दिया गया, और आप जहां पर पोस्टिंग आपकी है वहां पर ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो इस प्रकार के जो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे डील करें सर? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पहली बात आप डिप्टी कलेक्टर नहीं है, तो आपको नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो ईमानदारी से कह दीजिए सर आई एम नॉट अवेयर। अगर आपको पता है तो सर आई अंडरस्टैंड डिप्टी कलेक्टर लुक्स आफ्टर रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर एंड दिस, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर मुझे बना दिया अगर ये सिचुएशन है तो आई विल कंसल्ट माय कलीग्स, बिकॉज अर्लियर पीपल हु हैड बीन वर्किंग ऑन दिस दे विल बी हैविंग प्रेसिडेंट्स, उनको पता होगा, एंड देन दे विल आई विल सी द रूल बुक, इफ आई हैव नॉट सीन इट आई विल सी द रूल बुक एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल मेक जजमेंट। इन केस आई स्टिल फील आई विल कंसल्ट माय सीनियर एंड माय कलीग्स आल्सो, और अदरवाइज जो स्टाफ है उनको भी तो पता होता है ना, जी ठीक है ना। और सिचुएशनल क्वेश्चंस में कई बार, लेकिन एक बात जो मेरे नोटिस में आई, कई बार जो इंटरव्यू में बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, आई एम अवेयर ऑफ ए बॉय हु वाज फ्रॉम IIT दिल्ली, आई एम कलकत्ता, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आई डोंट नो हाउ इट स्टार्टेड,
Ram is the just name what are the two main epics of the country. He just said Ramayana and Mahabharata. What do you think Ram is a, what do you know about Ram? Ram is a mythological character. I told him, is it mythology? Ram is mythology or Ram is God? He says, sir, this is the mythological character. Anyway, तो मेरा ये कहने का मतलब आर्गू मत करिए, कभी भी ज्यादा जरूरत से आई एम सॉरी सर या कुछ कर लीजिए, ठीक है ना? तो आर्गुमेंट नहीं, बिकॉज यू हैव नॉट टू विन द आर्गुमेंट, आपको अपना इंटरव्यू पास करना है, आपको आर्गुमेंट नहीं जीतना है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, फिर मैंने उससे, क्योंकि उसने मुझे एक लीड दे दिया, बिकॉज ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय डूइंग एवरीथिंग वेल, तो मैंने उससे पूछा, सपोज इन द लाइब्रेरी, इन द कलेक्टर्स लाइब्रेरी यू हैव टू कीप कुरान, बाइबल, Ramayana, Ramcharitmanas and Mahabharata, where will you keep? Then he was in a fix how to say, because he couldn't say Quran is a fiction or Quran is a mythology. But I am saying you should be realistic also. आप जिस देश में हैं, जिस काल में हैं, बिकॉज राम भगवान का मंदिर बना है 500 साल के बाद, तो आप राम को माइथोलॉजिकल आप मानते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं मानो, लेकिन एज ए गवर्नमेंट सर आप मान लिया कहीं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपकी एक बात गलत, जो उसका गलत मीनिंग हो सकता है, तो आपको वो रिफ्रेन करना है। तो इसीलिए संस्कृत में कहा है सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्यम अप्रियम मां ब्रुवात, सत्य बोलो जो कंठ को प्रिय लगने वाला बोलो, ऐसा सत्य जो ना प्रिय लगे नहीं बोले। तो उसी तरीके से इंटेग्रिटी के ऊपर मुझे एक बच्चे का याद आ रहा है, इंटेग्रिटी के ऊपर उस बच्चे से मैंने पूछा कि आई एम मैन ऑफ इंटेग्रिटी, उन्होंने कहा, वैसे उसको इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए था, बिकॉज इट इज अश्यूम्ड दैट एवरीबॉडी हैज इंटेग्रिटी। तो मैंने पूछा, सपोज नाउ आपकी इंटेग्रिटी और उसमें ऑफिस में फंक्शन में डिफरेंस आएगा, तो व्हाट विल यू डू? सर आई विल नॉट फॉरगो इंटेग्रिटी, किसी भी कीमत में अपनी इंटेग्रिटी ऑनेस्टी नहीं छोड़ूंगा। नाउ आई पोज्ड हिम अ क्वेश्चन, मैं कश्मीर में पोस्टेड हूं, कश्मीर के अंदर मुझे टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे पैसा देना पड़ता है, मेरे ऑफिस में, मैं वहाँ हेड हूँ, डिप्टी कमिश्नर हूँ, मेरे ऑफिस वाले पैसा देना पड़ता है। मेरे से वो आते हैं, बोलते हैं सर ये तो कुछ और भी मांग रहे हैं, तो अब इनके अगेंस्ट आप अब इंटेग्रिटी है, तो मैंने कहा विल यू टेक स्टाफ के अगेंस्ट एक्शन लोगे आप जो दे रहे हैं, और आगे रिसर्च आगे ऊपर लिख के दोगे और खोलोगे फाइल को जी, ठीक है? तो हाँ, तो आप देखिए कि नेशनल इंटरेस्ट और उसको आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि इंटेग्रिटी का मतलब इंटेग्रिटी को इतना स्ट्रेच नहीं करना है कि हम काम ही नहीं कर पाए या देश के हितों को बलिदान कर दें। एनीथिंग डू। एक बार आई आस्क्ड समबडी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जैसे चाइनीज टॉय हैं, अब हम देखते हैं हमारी इंडस्ट्री खत्म हो रही है, तो हम क्या करते हैं, एक नोट तो बनेगा, गवर्नमेंट में सीधा ऐसे काम नहीं होगा, एक नोट बनाया जाएगा कि ये जो टॉय इंडस्ट्री डिल्यूज कर रही है, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये हमारा वो कर रहे हैं, वी विल हैव सम ग्राउंड, दो दे विल नॉट बी वेरी ऑथेंटिक, दे विल नॉट बी इन कंसोनेंस विद आवर, एंड सो वी स्टॉप इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, ओके, और वी इंपोज एंटी डंपिंग। तो ये प्रपोजल आया है तुम्हारे पास, यू आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये प्रैक्टिस वो जब आप पूछते हो अफसर से अपने सब, वो कहता है सब ये है तो सब गलत, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, जब वो डिस्प्यूट में जाता है तो हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं, और मिनिस्टर साहब भी इसको अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारी तो इंडस्ट्री बर्बाद हुई। तो अब आप बताइए इंटेग्रिटी के लिए आप क्या करेंगे? तो आपको मैनी थिंग्स आर डन, ठीक है ना? तो मैंने भी प्रैक्टिकल सिचुएशन देखी है, जैसे ये सिचुएशन जो देखी है तो प्रैक्टिकली देखी है, ठीक है कि नहीं? और वो भी एक बार, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में, तो सारा जो गवर्नमेंट का पैसा जाता है सारा वो प्रॉपरली खर्च नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वी हैव टू क्लोज आवर आईज सम टाइम कि स्टेट्स को ज्यादा नहीं कहते, उनको बोलते ये करो और करो और करो, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू एलिनेट स्टेट्स, समथिंग एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट वी नो इट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, राइटिंग में वी कीप सेफ, वी विल in verbally everybody knows. I talked to the chief secretary Arunachal Pradesh, sir ye to we had sent 20 crore and all this was made for export market, and nobody is doing export, this is a local market,
So he also laughed. So I suggested him, sir, at least half the shops you earmark for them. So what I'm saying, you have to be practical also. You cannot always, now law provides that anybody surrounds your house, that is the law, then you have to take action as per law. लेकिन we are seeing रोज जो एक साल से सड़कें रोक रहे हैं, फार्मर वो एजिटेट कर रोक रहे हैं, अब कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, because they are politically powerful or whatsoever the reason, isn't it? So आपको सारे डिफरेंट सिचुएशनल उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और टीम वर्क जो है सबसे जरूरी है कि मैं कर लूंगा ऐसा, तो मैं ज्वाइन कर लूँ, क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ जी, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। हर एक पूछता है, अरे भाई देश की सेवा तो वैसे भी हो सकती है, आप 4 आदमियों को रोजगार दो। अब I'll tell you, yesterday for Indian Forest Officer exam, I asked a boy who was son of a contractor from Rajasthan, why do you want to join forest service? Why don't you join your father? He said, sir, there is a lot of corruption in my contractor with the military engineering service. Now what to do? He should not have said it. Then later on I told him, why you say that it is a difficult profession, because when you say it is corruption, then I will ask some counter question. Though we know everything, it is there, but still you have to be cautious in speaking something very openly in public before others. Isn't it? Similarly, I suggested him, why you can say these are difficult things, and he has to, I want a secured, after all, how many people are coming with genuine service motto? If they have to do genuine service, social service, why don't they work in villages? Why don't they serve in NGOs? Why don't they set up industry and create employment? Why do they want? Already there is so much competition. Let somebody else join instead of them. Because what special contribution nobody is making. But you have to say, sir, this is what I want. I want to serve the country. I want a secured career for myself also. It gives a social position also. It gives respectability also to my parents, my family. They feel. Well, you should be truthful, honest. It is not that stereotype. Sir, I normally seen in IAS, UPSC examination. Sir, I saw an IAS, oh, she's my role model. She was doing so much. We all are not going to be IAS. If all are doing so much good to the service, why we are not a developed country now? And what is Adani or Ambani or Infosys doing less service who are creating jobs for lakhs? So you have to have a balanced answer, because everybody can know why you are applying. It is not that this is one of the careers. After all, you know, even the army men, one pay, one pension, they were not getting, they were agitating. Where is the service to the nation is one thing, but everybody wants to improve on career prospects, on family prospects. So be original, be realistic, be practical. Don't exaggerate when we ask for initiation. I'm a man of, I'm integrity, total honesty, integrity. These things you are supposed to be. So there are many things which come across when you are asking a one-to-one interview. भाई आप कितना जानते हो अपने प्रदेश के बारे में, अपने प्रांत के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में, और स्पेसिफिक नॉलेज थोड़ी बहुत तो अपने बारे में तो होनी चाहिए पढ़े लिखे लोग। बाकी आप कहिए मुझे नहीं आता सर, आई हैव नॉट, आई हैव फॉरगॉटन, या आई एम अनएबल टू रिकॉल। रिस्पेक्टफुली बड़ा शानदार तरीके से सब चीजें हुई, डिस्कस हुई, और खास तौर से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस में जिस प्रकार आपने 2-3 अपने अनुभव बताए और कैसे कैसे आपको एक्सपीरियंस ने कैसे बताया, तो बड़े अच्छे से उसको काफी एक्सपीरियंस का मिलेगी कि हमको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस में कैसे डील करना है। तो दोस्तों बड़ा अच्छा रहेगा, और हम सर का थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद अदा करेंगे कि सर ने इतना अच्छा समय दिया। और बिल्कुल मुझे विश्वास है कि CGPSC के जो भी अभ्यर्थी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए लाभकारी होगा, और वो एक अच्छे मार्क्स के साथ इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, और बाद में पूर्ण सिलेक्शन के बाद बिल्कुल सर को धन्यवाद अदा करेंगे।
सर आपका बहुत बहुत आभार डायलॉग मंच को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आप काम कर रहे हैं इसमें मेरी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।